Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So today we are going to discuss on our next topic, that is CUET Entrance Exam 2024 paper on Environmental Science. ठीक है, तो Environmental Science के स्ट्रीम में हम ये करने वाले हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्या आया था, कैसा आया था क्वेश्चन, और किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, क्योंकि इस बार शायद 21 को ही एग्जाम है, 2 more days to go. So the exam is very close, so you are also need to prepare for this exam. Okay, so let us discuss these questions what haven't come in the exam. So ये lecture number 2 है हमारे। प्रीवियस जो लेक्चर है 1, उसमें हमने काफी क्वेश्चंस पढ़े हैं, और ये लेक्चर नंबर 2 अगेन हम पढ़ने जा रहे हैं। सो देखते हैं। पहला चीज, जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है द कोल माइनिंग carried out by landowners or local miners in Meghalaya state of India in the form of long narrow opening। ठीक है, पहली बात तो बोला लॉन्ग नैरो ओपनिंग। भाई देखो, सुड़ंग होता है, सिंपल सी बात है। देयर इज ए सिंपल कॉन्सेप्ट। इफ आई मेक दिस काइंड ऑफ व्हाट होल in the mountain, so for local miners or local owners for coal mining, so this kind of hole is also created by one animal, that is called as rat. Rat also creates this kind of hole in the ground. ओके, तो ग्राउंड में रैट भी ऐसा ही होल बनाता है और उसके अंदर वो रहता है। तो डेफिनेटली अगर इस तरीके का होल बनता है, जिसमें क्या होता है, लॉन्ग नैरो ओपनिंग्स होते हैं। एक तो लॉन्ग है, नैरो है, और ओपनिंग भी है बोथ साइड से, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, रैट होल माइनिंग। करेक्ट। रैट होल माइनिंग हुआ। तो इसमें क्या होता है, देखो एक्चुअली में यहाँ पे रैट होल माइनिंग अंडरग्राउंड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ए अंडरग्राउंड टाइप ऑफ माइनिंग, अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, एक तो अंडरग्राउंड होता है, उसके बाद क्या होता है, वेरी स्मॉल टनल्स, छोटे छोटे टनल्स बनाए जाते हैं। स्मॉल टनल्स, स्मॉल टनल्स आर क्रिएटेड, ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट द कोल। तो ये टनल्स बनाए जाते हैं ताकि हमारा वो माइनिंग हो सके। तो दूसरे ऑप्शन क्यों नहीं है, देखो ओपन पीट माइनिंग में तो सब खोल दोगे, ओपन कास्ट माइनिंग में भी सब खोल दोगे, और अंडरग्राउंड माइनिंग तो बहुत सारे हैं, तो ये तो आंसर वैसे भी नहीं होगा। अंडरग्राउंड माइनिंग बहुत सारे हैं, ये तो वैसे भी आंसर नहीं होगा। बचता तो वैसे भी रैट होल माइनिंग है। करेक्ट, तो इसका आंसर रैट होल माइनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मोहर स्केल ऑफ हार्डनेस, मतलब जियोलॉजी जो होता है आपको पढ़ना ही होगा, और जियोलॉजी के कुछ इन्हीं खास कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना होगा आपको, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, सो पहली बात तो व्हाट इज मोहो स्केल ऑफ हार्डनेस, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है मोहो स्केल ऑफ हार्डनेस। सो एक्चुअली मोहो स्केल ऑफ हार्डनेस is a qualitative ordinal scale that
characterizes that characterizes the scratch resistance of various minerals. तो पहली बात तो स्क्रैच रेजिस्टेंस निकालता है, देन it is used to determine the relative hardness of minerals. Then it is based on the principle that a harder mineral will scratch a softer mineral. इतने प्रिंसिपल पे है. तो सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले जो स्क्रैच होने वाला मिनरल है दैट इज टाल्क. सेकेंड इज जिप्सम. थर्ड इज कैल्साइट. फोर्थ इज फ्लोराइट. फिफ्थ इज आपाटाइट. सिक्स्थ इज ऑर्थोक्लेज. सेवेंथ इज क्वार्ज. एट्थ इज टोपाज. नाइन्थ इज कोरंडम. टेंथ इज डायमंड. तो ये रिलेटिव हार्डनेस है. माने क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? सपोज करो जो डायमंड है वो कोरंडम को स्क्रैच कर सकता है, मतलब कोरंडम के मिनरल को स्क्रैच कर सकता है, उसके ऊपर स्क्रैच ला सकता है. उसी तरीके से कोरंडम टोपैज पे स्क्रैच ला सकता है, टोपैज क्वार्ज पे स्क्रैच ला सकता है, क्वार्ज ऑर्थोक्लेज पे ला सकता है, एंड ऑर्थोक्लेज अपाटाइट पे ला सकता है. स्क्रैच मतलब अगर घिसोगे तो वो स्क्रैचिंग विल बी कमिंग ऑन इट. स्क्रैच मतलब दाग पड़ जाएगा. ठीक है. फ्लोराइड में भी ऐसा ही होगा. कैल्साइट को भी फ्लोराइड खींच सकता है, कैल्साइट जिप्सम को खींच सकता है, एंड जिप्सम टाल्क को खींच सकता है. टाल्क तो समझते हो पाउडर है, जो टाल्कम पाउडर यूज करते हैं घर में वही है. सो ये दिस इज द स्केल. ओके, दिस इज एक्चुअली द स्केल. Absolute hardness, this is not a absolute hardness. Again I am telling it is a relative hardness of minerals. अब सर बोलोगे सर मिनरल्स क्या होता है, कोई पूछेगा. यार मिनरल्स इन तो पता ही है तुमको. व्हाट आर मिनरल्स? एक तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं. पहली बात तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, नेचुरली ऑकरिंग होता है, एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है. तीन चीजें हैं.
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, नेचुरली ऑकरिंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज द मोहो स्केल ऑफ हार्डनेस। में जो मिनरल्स हैं वो पता होना चाहिए। मिनरल्स हमारे अर्थ लिथोस्फीयर पे मिलते हैं, क्रस्ट पे मिलते हैं। ओके, करेक्ट। So this is the entire story of Moho scale of hardness. This is very interesting question. So how this matching is coming? इसको मैच कैसे करते हैं, ठीक है, ये जानने की जरूरत है। तो इसको मैच करना भी जरूरी है भाई। मतलब कैसे मैच करेंगे, क्या मैच करेंगे, ये जानने की जरूरत है। देखो, सबसे पहले बात आती है कि जो फ्लेडस्पार होता है, ओके, टेक्निकली हम बात करते हैं फ्लेडस्पार। In this question, we'll try to see what is feldspar. सबसे पहली बात तो feldspar होता क्या है, अगर वही नहीं पता होगा तो कैंसर कैसे बनाओगे। What is feldspar you should know. Feldspar actually एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। These are एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, ठीक है। एक तो सिलिकेट्स है ही, देखो SiO ग्रुप लगा मतलब सिलिकेट है। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है कुछ ऐसे अटपटा सा केमिकल फॉर्मूला है, तो आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एल्युमिनियम जो है, ये इसको एल्युमिनियम सिलिकेट्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो एक्स है, यहाँ पे जो एक्स लिखा हुआ है ना, ये कैल्शियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, और बैरियम भी हो सकता है, ठीक है। तो मोस्टली ये सब होते हैं उसमें। तो ये फ्लेडस्पार एल्यूमिनियम सिलिकेट्स है, तो डेफिनेटली फ्लेडस्पार को हम मैच करेंगे तुम्हारे सिलिकेट से। फिर कोई पूछेगा सर ये क्या है, अरे मोहो स्केल में अभी पढ़ा है, दिस इज मिनरल्स, ओके। और केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे उनका नाम दे दिया गया है। और पिछले क्लास में भी हमने वो पढ़ा था ना, जो बोमेन्स रिएक्शन ऑफ सीरीज जो पढ़ा था, बोमेन्स रिएक्शन जो क्रिस्टलाइजेशन वाला सीरीज पढ़ा था उसमें, और इसमें अभी थोड़ी देर पहले मोहर स्केल पढ़ा, तो उसमें जो ऑर्थोक्लेज था, ऑर्थोक्लेज दैट वाज ए फ्लेडस्पार। इसका क्या फॉर्मूला था, KAlSi3O8, ये उसका फॉर्मूला है, ये उसका फॉर्मूला है Si3O, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला है, किसका, तुम्हारा ऑर्थोक्लेज का। उससे पहले एल्बाइड पढ़ा है बोमेन्स रिएक्शन सीरीज में, पिछला जो क्लास गया था उसमें देख लेना, Si3, ठीक है। तो ये जानना है, ये अगर जानोगे तभी बना पाओगे। करेक्ट। तो फ्लेडस्पर आर टेक्निकली आवर सिलिकेट्स, करेक्ट, ये हो गया। चलो अब बात करते हैं दूसरा चीज, जिप्सम। भाई जिप्सम क्या होता है, कोई पूछेगा व्हाट इज जिप्सम। भाई केमिकल फॉर्मूला नहीं पता होगा तो कैसे बनाओगे। आप MSc का एग्जाम देने जा रहे हो, आपको जिप्सम ही पता नहीं है, व्हाट इज जिप्सम, क्या यूज होता है जिप्सम का, यही नहीं पता होगा तो कैसे करोगे, ठीक है। तो जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। समझ में आया, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, तो कैल्शियम सल्फेट है, तो क्योंकि ये क्या है, इसका नाम में ही लिखा है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको तो इसी नाम से पुकारा जाता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिप्सम को। तो ये तो भाई डायरेक्टली मैच करेगा सल्फेट से, बोलने की बात ही नहीं है। तो A इज इक्वल टू 2 एंड जिप्सम इज इक्वल टू 4। तो A जो है 2 से मैच है 2 पोर्शन में, और जो B है वो 4 से मैच है, तो ये ऑप्शन तो डेफिनेटली करेक्ट है।
थोड़ा बीमार भी हैं। स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू। तो जिप्सम जो है दैट इज मैच्ड विद दी सल्फेट, करेक्ट। अब बात आता है एजुराइट। अरे मैं जब बढ़ाऊंगा तो पूरा ही बताऊंगा ना। अब आंसर मिल गया तो ऐसा मतलब नहीं है कि छोड़ देंगे। So let us discuss azurite also. What is azurite? So technically azurite is a carbonate, ठीक है। आप सर बोलोगे सर एजुराइट क्या होता है, किसका कार्बोनेट होता है? सो लेट अस सी, दिस इज कॉपर Cu3 CO3 whole twice and OH2. दिस इज ए कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कॉपर कार्बोनेट, ओके। समझ में आया? सो आपका एजुराइट जो है वो कार्बोनेट है डायरेक्टली। और हैलाइट को हैलाइट से मिलाने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नाम से ही पता चलता है। हैलाइट तो समझते ही हो ना भाई, जो हैलोजन ग्रुप से हैलाइड्स उसमें में आता है वो, ठीक है। इसको बताने की जरूरत नहीं है, पीरियोडिक टेबल पढ़ाओगे तो तुम जानते हो। दैट आई विल नॉट डिस्कस। सो दिस इज द आंसर, यू गॉट इट। चलो, which of the following have a platycrystalline habitat? ओके, नाउ कम्स, हम कहाँ जा रहे हैं? टेक्सचर की तरफ जा रहे हैं, मिनरल टेक्सचर पढ़ने वाले हैं। तो मिनरल टेक्सचर में प्लेटी क्रिस्टल हैबिटेट्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। सो टेक्निकली जो मॉस्कोवाइट है, सबसे पहली बात, मॉस्कोवाइट क्या होता है? शीट सिलिकेट्स होता है। शीट मतलब शीट की तरह होता है। शीट मतलब समझते हो, पेपर के जो शीट्स होते हैं, A4 शीट्स, like A4 sheets bundle, these are also like seed structure. These minerals are like seed. ऐसे पे एक ऐसा लेयर बना होगा, पेपर जैसे रखे जाते हैं A4 शीट्स के, like this there will be A4 sheets like paper. तो शीट स्ट्रक्चर, तो डेफिनेटली ये क्या है? प्लेट की तरह नहीं दिख रहा है, मतलब रेक्टेंगुलर प्लेट्स भी तो होते हैं। तो दिस इज ए काइंड ऑफ ए प्लेटी, प्लेटी स्ट्रक्चर है इसका एक तरीके से। तो क्रिस्टल भी इसका प्लेटी ही होगा, ओके। तो ए तो डेफिनेटली आंसर होगा, तो ऑप्शन 3 तो कट गया, वो है ही नहीं आंसर। देन कम्स एस्बेस्टोस। ये सिलिमोनाइट भी है। तो सिलिमोनाइट क्या है? ये तो एल्युमिनियम सिलिकेट है, दिस इज एल्युमिनियम सिलिकेट, ओके। और फाइब्रस, फाइब्रस होता है नेचर में, फाइब्रस। और नीडल लाइक होता है, नीडल मतलब पॉइंटेड, ठीक है। नीडल, नीडल मतलब सुई की तरह, सुई धागा की तरह पॉइंटेड होगा। तो सिलिमोनाइट तो आंसर नहीं होगा, बी विल डेफिनेटली नॉट द आंसर। तो बी भी कट गया, बचता तो एक ही ऑप्शन है बाय क्रॉसिंग। एस्बेस्टस तो वैसे ही नहीं होगा, एस्बेस्टस इज आल्सो फाइबरस इन नेचर। एस्बेस्टस जो घर में, घर वाला एस्बेस्टस है, ठीक है। बायोटाइट इज ए टाइप ऑफ ए मॉस्कोवाइट, मतलब माइका ग्रुप्स के ही है, ठीक है। ये दोनों ही माइका है, ये भी सिलिकेट मिनरल्स होता है, शीट सिलिकेट मिनरल्स। तो इसका भी प्लेटी स्ट्रक्चर होगा, प्लेटी स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आ गया? तो ए और डी इसके आंसर थे। देखो, मैंने वादा किया है कि मैं डिटेल एनालिसिस दूंगा, सो आई एम गिविंग यू द डिटेल एनालिसिस। देन कम्स व्हाट इज द प्लूटोनिक इक्विवेलेंट ऑफ रायोलाइट? सो प्लूटोनिक इक्विवेलेंट, प्लूटोनिक इक्विवेलेंट, भाई प्लूटोनिक इक्विवेलेंट, व्हाट इज ए प्लूटोनिक इक्विवेलेंट? सो लेट अस डिस्कस। पहली बात तो रायोलाइट होता क्या है? रायोलाइट is an extrusive igneous rock. What do you mean by extrusive igneous rock?
suppose this is a lava. Okay, this is a lava and magma is coming out and flowing here. Okay, but what happens, sometimes this magma deposits here also inside the earth. So that is what this is called as intrusive igneous rock. Intrusive मतलब अंदर में, and whatever comes here and deposited, this is extrusive. ठीक है, एक तो igneous है, igneous मतलब जलता हुआ, igneous means ignited, जलता हुआ. एक्सट्रूजिव एंड igneous समझ में आ गया. तो रॉक का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं igneous rock. igneous rock के दो टाइप्स हैं, one is this and one is this, extrusive and intrusive. तो rhyolite is a extrusive igneous rock. सो ये जब गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा, तो जल्दी हो जाएगा इसका गर्मी. तो इसका जो, तो यही बोल रहा है कि ये क्योंकि एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक है, सो ये बाहर गर्म होगा. तो ये जब अंदर से आता है तो इसका प्लूटोनिक इक्विवेलेंट क्या होता है? प्लूटोनिक इक्विवेलेंट मींस द इंट्रूसिव इग्नियस इक्विवेलेंट. मतलब ये जब अंदर था तब इसका कोई अलग नाम होगा, मतलब ये प्लूटोनिक. सपोज करो एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक में रायोलाइट मिला, तो उसका अंदर वाला जो इक्विवेलेंट है प्लूटोनिक इक्विवेलेंट, दैट दे आर आस्किंग, दिस इज द प्लूटोनिक इक्विवेलेंट. ठीक है. तो रायोलाइट का प्लूटोनिक इक्विवेलेंट क्या होगा? सो रायोनाइट हैज ए प्लूटोनिक इक्विवेलेंट दैट इज ग्रेनाइट. ग्रेनाइट इज ए प्लूटोनिक इक्विवेलेंट. प्लूटोनिक इक्विवेलेंट is granite. प्लूटोनिक इक्विवेलेंट ग्रेनाइट है. आया समझ में? सो एम्फीबोलाइट यहाँ पे दिया है, ये क्यों नहीं होगा? आंसर होगा बिकॉज एम्फीबोलाइट इज ए मेटामॉर्फिक, जो अंदर ही फॉर्मेशन होता है, बाहर तो होता ही नहीं है. तो प्लूटोनिक वुटोनिक तो नहीं होगा, मेटामॉर्फिक रॉक होता है. ओके. गैब्रो इज ऑलरेडी एक व्हाट? गैब्रो इज ए इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. ये इंट्रूसिव है. गैब्रो इज इंट्रूसिव इग्नियस. तो इट इज ए रिच इन व्हाट? इट इज रिच इन मैग्नीशियम, but it is not a plutonic equivalent of rhyolite. ओके. एंड डोलोमाइट तो सेडिमेंट्री है भाई. डोलोमाइट तो सेडिमेंट्री है. तो गैब्रो और तुम्हारा ग्रेनाइट जो है, यही इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर था. एम्फीबोलाइट और डोलोमाइट तो वैसे भी आंसर नहीं थे. दीज टू आर नॉट द आंसर. गैब्रो भी आंसर नहीं हुआ. सो दिस इज द फाइनल आउटपुट. सी, this CUET exam is very important. You will get admission in some good universities. ठीक है. देखो मैं भी JNU से पढ़ा हूँ. I have also completed a long history in JNU, means almost 8 years or 9 years I have been in JNU. I have completed my masters. I have completed my MPhil and completed PhD also. Okay, from JNU itself. So देखो, there are limited universities that are very good for your environmental science stream. So since an environmental science teacher, I will tell, if you don't get admission in these environmental science like JNU, BHU, okay, and other central universities, CUET, then it will be very difficult to get some good means type of educations in the PG graduation, PG पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छा अगर एजुकेशन लेना है. ड्यू ऑल्सो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल्सो, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज. सो यहाँ पे एडमिशन लेना बहुत जरूरी है यार. नहीं लोगे एडमिशन तो देर इज ए प्रोबेबिलिटी दैट यू विल ऑल्सो get some means not good college, then it is very problematic for you. So try to get admissions in these colleges and all the best for the upcoming exam जो 21 को ही है. So have a nice day.